सो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। जैसे आपसे वादा किया था कि गिर गांव कंपनी की बातें आपको सुनाएंगे। एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है कि कैसे एक मामूली आदमी जो गिर गांव कंपनी के टच में आता है और वो ऐसा ऐसा कंपनी में रह के कुछ अपने काम करने शुरू करता है। और एक दिन वो एक खबरी को मिलता है जेल में, जो पुलिस का खबरी था। और जेल में आने के बाद वो पुलिस का एक तरीके से खबरी बन जाता है और गिरगांव कंपनी की अंदर की खबरें, लोगों की खबरें, ठिकाने, पते, काम धंधे, सब उस खबरी के थ्रू पुलिस को बताने लग जाता है। ऊपर से रहता गिरगांव कंपनी के साथ ही अमर नायक के जो चेले थे। तो ऐसा ऐसा जब बात फैल जाती है कि हमारे अंदर की बातें बाहर कैसे जा रही हैं, तो शक की सुई जाती है उस शख्स के पास जिसका नाम था किशोर पास्टे। अब फिर डी कंपनी फैसला करती है, गिरगांव कंपनी फैसला करती है कि इसको ठिकाने लगाया जाए। और जो 5-6 लोगों का ग्रुप बनाया जाता है, उसका नेता था चिकना बाबू, जिसका जिक्र हमने पहले किया था। 2 चिकना बाबू थे। एक चिकना बाबू छोटा मोटा चोर था, दूसरा गिरगांव कंपनी का एक बड़ा पिलर था, जिसने जो बड़े लोगों के जाने के बाद, या जिनमें से खुद अमर नायक भी था, उसके एनकाउंटर के बाद 96 में ये जो गैंग था, छोटा ग्रुप 10-12 लोगों का, जो बेसिकली दशरथ रहाणे के चेले थे, लेकिन बाद में वो अश्विन नायक के साथ मिलके काम करने लगते। तो हुक्म होता है कि इस पास्टे को ख़त्म कर दिया जाए। तो दोस्तों, ये पूरी कहानी हमने उस शख्स से सुनी जो उसमें केस में शामिल था। अब पता नहीं कहाँ है, नहीं है, आगे आगे करके उसके किसी और आदमी ने कहानी सुनी, उसने आगे हमें बताई। हमने जब पुलिस सोर्सेस से कंफर्म किया तो ये बात सही निकली। अब ये क्या था, किशोर पास्टे इतना बड़ा आदमी कैसे बन गया, शिवसेना में शामिल हो गया, उसके बाद शिवसेना प्रमुख बन गया, विभाग प्रमुख, शाखा प्रमुख, और साथ ही साथ कहते हैं काउंसिलर की इलेक्शन भी लड़ी थी। शायद वो कंफर्म नहीं हुआ क्योंकि मरे बहुत साल हो गए। नट पे कोई ज़्यादा डिटेल उसकी मिल नहीं रही, तस्वीर भी उसकी कहीं से नहीं मिली। तो कैसे उसको क्या किया था उसने, कैसे किया था और कैसे उसको ठिकाने लगाया गया, और उसके बाद चिकना बाबू का क्या हुआ, वो भी आपको बताएंगे। आज के दिन सिर्फ ये किशोर पास्टे जो शिवसेना से जुड़ा हुआ बड़ा आदमी था, बहुत पैसा कमाया, उस जमाने में 20-25 करोड़ का मालिक भी बन गया। ये बहुत अजीब सी कहानी लगती है। एक क्रिमिनल आदमी इतने ज़्यादा पैसे कमा लेता है, डांस बार खोल लेता है, रेस्टोरेंट खोल लेता है, जुए के अड्डे खोल लेता है, सब पुलिस के साथ मिलके और गैंग के साथ मिलके। ये डबल गेम जो खेलते हैं लोग, उनका अंत कैसे होता है वो भी आप सुन लेंगे। तो सुनिए पूरी कहानी। हमारे मुंबई से सहयोगी संदेश आपको सुना रहे हैं, जो हमारी लंबी चौड़ी बातचीत उनके साथ हुई, वो आप एक बार पूरी इस किशोर पास्टे की कहानी सुन लीजिए। हाँ, बताइए आप क्या क्या नई इन्फॉर्मेशन निकल के आई है गिरगांव कंपनी को लेके। अभी सर, बात क्या है कि पिछले एपिसोड में हम लोगों ने गिरगांव के प्रमोद नवलकर साहब का किस्सा डिस्कस किया था। हाँ जी। वो किस्सा था जुलाई 1990 का। हाँ। अभी उस किस्से के ठीक 3 महीने बाद अक्टूबर 1990 में दशरथ रहाणे डी कंपनी की तरफ से मारा गया। बिल्कुल। तो दशरथ रहाणे मारा जाने के बाद उसका जो गैंग बचा था उसको गिरगांव कंपनी बोलते थे। ओके। तो उस गिरगांव कंपनी में लगभग 15 से 20 की तादाद में लोग होंगे, जिनमें से केवल आज 2-3 लोग ही जिंदा है। ओके। तो उसमें दरअसल एक बड़ा किस्सा ये हुआ था कि उसी गिरगांव कंपनी में किशोर पास्टे नाम का एक आदमी था। ओके।
और किशोर पाष्टे जो था वो बाद में शिवसेना का शाखा प्रमुख भी बना। लेकिन शुरुआत में जब ये गिरगांव कंपनी में काम कर रहा था तो इसका बैकग्राउंड ये था किशोर पाष्टे का कि ये बेसिकली एक फूल वाले का लड़का था। ओके। हाँ, मतलब इसके पिताजी वो भगवान के लिए हम जो हार या फूल वगैरह बनाते हैं ना, हाँ हाँ। वो बेचने का काम करते थे। ओके। तो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आता था और ये रहने वाला था अपना जय हिंद स्टेट भुलेश्वर का, जो गिरगांव से काफी नजदीक है। हाँ, बुलेश्वर में फूल मार्केट भी है बड़ी, जैसे कि दादर में है, इसी हाँ हाँ किस्म की बुलेश्वर में भी है एक। हाँ, तो वहाँ पे जय हिंद स्टेट में रहता था। ओके। अब अगर इसके कैरेक्टर की बात करें तो अपने आप में बहुत दबंग आदमी था। हाँ अभी वहाँ के जो पुराने लोग हैं या वहाँ के जो सोर्सेस बचे हुए हैं, हाँ जी। उनसे जो हमें जानकारी मिल रही है ना, हाँ हाँ। उनके मुताबिक इसका एक किस्सा वहां से पता चला हमें कि ये इस टाइप का दबंग आदमी था कि अगर कोई आदमी नई गाड़ी खरीद लेता है हाँ। तो उससे ये गाड़ी मांग लेता था, ये कह के कि तुम्हारी गाड़ी मुझे दे दो, मुझे कहीं घूमने जाना है। ओके। और जिसकी गाड़ी ये मांग लेता था हाँ। उसकी हिम्मत नहीं होती थी इससे जाके दोबारा अपनी गाड़ी वापस मांग सके। ओ माय गॉड। तो इस टाइप का दबंग आदमी या इस टाइप का दबदबा उसका उस टाइम था गिरगांव में। ओके। हाँ, बाद में एक बात ऐसी हो गई, गिरगांव कंपनी में काम करने के थोड़े दिनों बाद ये शिवसेना में भी जुड़ गया था। ओके। और बाद में वहाँ शिवसेना में रहने की वजह से शाखा प्रमुख बन गया था। ओके। तो थोड़े दिनों के बाद किस्सा ये हो गया कि इसी गिरगांव कंपनी गैंग के दो लोग जेल में थे। ओके। एक था उनमें से मधु पराड़कर और एक था बाबू भाई। ओके। तो मधु पराड़कर और बाबू भाई, इन दोनों का जेल के अंदर किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया, किसी मुद्दे पर इनकी दुश्मनी हो गई। आपस में ही दुश्मनी हो गई। हाँ, मधु पराड़कर और वो बाबू भाई में। ओके। तो मधु पराड़कर क्या था, बेसिकली वो पुलिस का खबरी था। अच्छा। तो पुलिस में उसका नेटवर्क अच्छा था। हाँ। तो जेल में वो बाबू भाई से दुश्मनी होने के बाद मधु पराड़कर छूट जाता है कुछ दिनों के बाद। ओके। तो बाहर आने के बाद वो मधु पराड़कर और वो जो किशोर पाष्टे था ना शाखा प्रमुख, हाँ। वो दोनों मिलके इस पूरे गिरगांव कंपनी के खिलाफ हो जाते हैं। ओके। और ठान लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं कि गिरगांव कंपनी को सबक सिखाएंगे। ओ। तो मधु पराड़कर और वो किशोर पाष्टे दोनों मिलके गिरगांव कंपनी की जो इंफॉर्मेशन है, हाँ। खुफिया जानकारी, वो पुलिस तक पहुंचाना शुरू कर देते हैं। ओ। अभी इसी सिलसिले में ये जो 12-15 लोगों का पूरा गैंग था गिरगांव कंपनी, उसमें एक आदमी था राजू सावंत। हाँ। उसको राजू गट्टा भी बोलते थे। ओके। तो ये मधु पराड़कर और वो किशोर पाष्टे पुलिस तक इसकी जानकारी पहुंचा देते हैं और पुलिस की तरफ से वो राजू सावंत उर्फ राजू गट्टा का एनकाउंटर किया जाता है। ओके। तो मतलब एक किशोर पाष्टे की दुश्मनी गिरगांव कंपनी से और भी बढ़ जाती है। ओ। उनको पता चल जाता है कि राजू सावंत की जानकारी पुलिस तक पहुंचाने का काम वो मधु पराड़कर और वो किशोर पाष्टे ने ही किया। हाँ, पराड़कर तो पुराना खबर ही था, तो उसने साथ में किशोर को लगा लिया अभी। उसने किशोर को अपने साथ मिला लिया जेल से बाहर आने के बाद। हाँ। और फिर दोनों मिलकर पूरी गैंग के खिलाफ हो गए थे। ओके। इसी के चलते अब दुश्मनी हो गई किशोर पाष्टे की पूरे गैंग से। खैर मधु पराड़कर जो था ना, हाँ। वो तो बाद में किसी और रीजन से मर गया, ओके। नेचुरल डेथ अपनी। हाँ। लेकिन ये किशोर पाष्टे की दुश्मनी बढ़ गई फिर। ओके। तो इन्होंने मतलब इसको मारने की तैयारी शुरू कर दी गिरगांव कंपनी ने। ओ। अभी उसमें एक बात नोटिस में आई, ये किशोर पाष्टे जो था ये गणपति का बड़ा भक्त था। ओके। तो हर मंगलवार को सुबह 3-3:30 बजे भुलेश्वर से पैदल वो सिद्धिविनायक मंदिर जाता था। हाँ, नंगे पाँव जाता था बोलते हैं। नंगे पाँव जाता था हर हाँ। मंगलवार। लेकिन तब इसको मारने की किसी ने कोशिश नहीं की। फिर बाद में ये, अच्छा एक दूसरी बात बताना मैं भूल गया आपको, जब ये शिवसेना से जुड़ा या फिर गैंग में भी था हाँ। तो इसका जो क्या बोलते हैं मनी इनकम था ना, सोर्स ऑफ इनकम जो था, हाँ। वो इतना बढ़ गया था कि इसने 2-2 रेस्टोरेंट उस टाइम पे खरीद लिए थे। उसके बाद इसका एक बार था मालाड में जो जानू बार है। ओके। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसने भुलेश्वर जय हिंद स्टेट के अंदर ही 3,000 स्क्वायर फीट का टेरेस पे फ्लैट बना लिया था अपना। अरे बाप रे।
तो जो पुराने जानकार है वहाँ के, हाँ। उनके मुताबिक उस टाइम में 90s में उसकी प्रॉपर्टी 20-25 करोड़ रुपए की थी। ओ। तो पैसे से भी इतना वो मजबूत हो गया था। ओ। तो बाद में ये जब गिरगांव कंपनी से इसकी दुश्मनी बढ़ी ना, हाँ। और राजू सावंत, राजू गट्टा के एनकाउंटर के बाद, हाँ। तो फिर इसने अपने साथ बॉडीगार्ड रखना भी शुरू कर दिया। ओके। फिर इसी दुश्मनी के चलते एक दिन क्या हुआ, इसका जो घर है जहींद स्टेट में, हाँ। उसी के नीचे इसका ऑफिस भी था, ओके। क्योंकि ये शिवसेना का शाखा प्रमुख था तभी तक। हाँ। और इसने जो बॉडीगार्ड रखे हुए थे, वो 4 बॉडीगार्ड इसके ऑफिस में ही बैठते थे इसके साथ। ओ। तो एक शाम को तकरीबन 6-6:15 के करीब हाँ। एक गिरगांव कंपनी के 3-4 लोग इसके ऑफिस में इसको मारने के लिए घुस गए। ओके। और जो बॉडीगार्ड वहां पे मौजूद थे ना, हाँ। सबसे पहले उनको धमकी दी गई कि हम इसको मारने आए हैं, तुम में से कोई बीच में नहीं आएगा। ओके। तो फिर बाद में इसको ऑफिस के अंदर 3-4 गोलियां मार के बाद में इसको चॉपर से वार करके वहां पे मारा गया। ओ। अच्छा, मतलब कुछ सोर्सेस के मुताबिक इसको जब मारा गया ना, हाँ। तो बाद में वहां के लोगों ने, इसके बॉडीगार्ड हो गए या घर के लोग हो गए, उन्होंने इसको जीटी हॉस्पिटल में भर्ती करवाने की कोशिश की। ओके। तो इसको जब जख्मी हालत में जीटी हॉस्पिटल ले जाया गया, तो वहां पे जीटी हॉस्पिटल का ही एक एम्प्लॉय था, हाँ। जिसका नाम था सुरेश देव कोलंबेकर। ओके। वो एक्चुअल में इस गिरगांव कंपनी का ही आदमी था, ओ। और जीटी हॉस्पिटल में काम करता था, इसलिए उसको निकनेम जीटी भाई बोलते थे। ओके। तो जब वो किशोर पास्टे को वहां ले जाया गया ना एडमिट कराने के लिए, हाँ। तब वो मर गया है, इस बात का कंफर्मेशन वो सुरेश कोलंबेकर उर्फ जीटी भाई ने ही इस गैंग को दिया था कि ये मर गया है। ओके। हाँ, और कुछ सोर्सेस की माने तो जब इनको कंफर्म हो गया कि ये मर गया है, तो ये मारने वाले जो 3-4 लोग थे, हाँ। उन्होंने वो ओबेरा होटल में जाके शैंपेन पार्टी भी की। ओके। अच्छा, वहां से उभराए चले गए। हाँ, जिनमें वो शशिकांत सागवेकर, चिकना बाबू, उसके बाद भूलिया, हाँ। ऐसे ऐसे लोग थे उसमें मारने वालों में। ओके। तो बाद में चल के इन लोगों पर भी पुलिस का बड़ा एक्शन हुआ। जो 15-16 लोगों का गैंग बचा था ना, हाँ, नहीं, वो चिकना बाबू के ऊपर अब एक सेपरेट स्टोरी बनाएंगे हम। जी जी, उसकी भी जानकारी वहाँ गिरगांव से आ रही है। ओके, ठीक है। हाँ, तो जैसे तो उसके ऊपर चिकना बाबू जानकारी। भी दो थे, दोनों की बात करेंगे। जी जी, चिकना बाबू ही 2 थे, और जो शशिकांत सागवेकर था उसमें से, हाँ। हाँ। वो अपने आप में बड़ा आदमी था कंपनी का। बिल्कुल। तो आने वाले एपिसोड में उसकी भी बात करेंगे। ठीक है। और इसमें कुछ बड़ी बात निकल के आई? कोई प्रोग्राम मिली इसके किसी होटल की, बार की कोई? एक्चुअली सर बात क्या है, वो जो इसका जानू बार था ना मालाड में, हाँ। हमने वहाँ रिसोर्स लगा के अपनी जानकारी निकालने की कोशिश की, तो उसका नाम फिलहाल चेंज हो गया है। ओके। मतलब बार वही है आज भी वहाँ पे, लेकिन नाम और थोड़ा उसका कंस्ट्रक्शन चेंज कर दिया गया है। ओके। ओके, ठीक है। ऐसी तो बात। उसका नाम नहीं लेना चाहिए, वो उसका कोई लेना देना नहीं है बेचारे का। अभी हो सकता है ओनरशिप किसी दूसरे के पास है, हाँ। हाँ। ये बात। सो दोस्तों, सुना आपने कैसे वर्किंग होती थी अंडरवर्ल्ड की, कैसे प्लानिंग होती है, कैसे उसको मारा जाता है। देखिए, उसके पास बॉडीगार्ड थे, फिर भी उसके ऑफिस में घुस के उसको मार दिया। और जब मौत आई होती है तब बॉडीगार्ड भी काम नहीं आते, पुलिस प्रोटेक्शन में लोग मारे जाते हैं। बड़े बड़े बंदोबस्त के नीचे बैठे लोग जिनको पुलिस सिक्योरिटी मिली होती है, उनके कत्ल भी हो जाते हैं, और करने वाले जगह से फरार भी हो जाते हैं, बाद में पकड़े जाते हैं, जेल भी काटते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। और ये गैंग में इसी तरह काम धंधा चलता रहता है। तो आने वाले दिनों में आपको इसी तरह के किस्से कहानियाँ खास तौर से अगले एपिसोड में आपको सुनाएंगे। चिकना बाबू के एनकाउंटर की कहानी और उसके बाकी साथियों के एनकाउंटर की कहानी, जिनमें बहुत बड़ा हाथ था उस समय के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट रविंद्र अंग्रे का। तो कोशिश करेंगे अंग्रे साहब से बात करने की भी, अगर 2 दिन में होती है तो उनका पक्ष भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।